गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने हमारे पाठ की शुरुआत की थी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। और उस कालांश में मैंने कहा था कि ये लेसन हम 2 विभागों में देखेंगे। तो पहले विभाग में हमने पाठ की शुरुआत की थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो अनिल शास्त्री जी हैं, खुद स्वयं लेखक हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं, और उन्होंने खुद ही इस पाठ को लिखा है और उन्होंने इसमें अपने पिताजी के जो उनका व्यवहार है, उनकी बातें हैं, इससे हमें अवगत कराया है। तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के पाठों में हमें क्या हमने ये देखा था कि जो सुनील शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। हमने इस पाठ को करीब करीब यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनके जो बेटे हैं, बचपन का बता रहे हैं वो, कि जब वो उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुए तो बच्चों के मन में इच्छा हुई बड़ी गाड़ी चलाने की। तो वो गाड़ी चलाकर एक मित्र के यहाँ लेके गए और वहाँ पे उन्होंने भोजन किया। फिर आते वक्त उन्हें देर हो गई और देर हो जाने की वजह से उन्होंने अपनी माँ को कहा कि हमें सुबह लेट उठाना, जल्दी मत उठाने के लिए किसी को भेजना, और पिताजी ही चले जाते हैं उठाने के लिए उन्हें। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके पिताजी को पता चलता है कि ये गाड़ी लेकर गए हैं, तो किस प्रकार वो कहते हैं कि ड्राइवर को बुलाओ। तो लेखक जाते हैं, ड्राइवर को बुला कर लाते हैं। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कह देना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। मतलब उन्होंने जो गाड़ी चलाई थी बच्चों ने उनके, तो जो भी पेट्रोल का खर्च था वह खुद भरेंगे। वह चाहते तो सरकारी खाते में लिखवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक हमने पढ़े थे। अब आगे देखते हैं। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुके नहीं। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। दोनों भाइयों ने जब ये सुना, पिताजी ने उन्हें डांटा तो नहीं, लेकिन जो पेट्रोल खर्च हुआ था उसका पैसा तो उन्हें भरना था। उन्होंने अपने बेटों को कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या, पिताजी ने ऐसा क्यों किया, और वो लोग जाकर रोने लगे। आपस यह बात शान के आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं, मैं ये किसी शान के लिए आपसे ये बातें नहीं बता रहा हूँ, अब ये हमारा क्या बन गया है, आदर्श बन गया है। सक्रिय राजनीति में आने पर, सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार बचपन में पिताजी ने उन्हें सिखाया था कि सरकारी चीज़ों का, सरकारी ओहदे का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो यहाँ कहते हैं कि उनके बच्चे भी जो हैं, अब लेखक के बच्चे हैं, वो भी उनको पूछते हैं कि आप हमें क्यों सरकारी गाड़ी में नहीं जाने देते? बाकी हमारे दोस्तों के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें सरकारी गाड़ी में भेजते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं भेजते? तो लेखक यहाँ कहते हैं, कैसे मैं बताऊँ, वो बच्चे हैं, अभी तो समझेंगे नहीं। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़ कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। वह कहते हैं कि आज के इस दौर में, झंझावत मतलब इस तूफान में, यह खड़ा रह सके, यह ईमानदारी का जो बीज है मेरे मन में खड़ा रह सके और मेरे बच्चों में भी उपजे। आगे वो कहते हैं, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक
होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सच्चाई से या सफाई से करता है। मतलब उनके पिताजी अपने व्यक्तिगत अपना पर्सनल काम भी अपने बच्चों को कभी कभी दे देते थे। जैसे अभी हम घर में रहते हैं, माँ हमें कहती भाई ये सामान वहाँ रख दो, बाजार से सामान ले आओ, उसी प्रकार तो इनके पिताजी अपना कुछ काम दे देते। तो दोनों भाइयों में होड़ लगती कि चलो कौन अच्छे से करेगा। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। क्या बताया गया उन्हें, क्या काम दिया गया कि अलमारी जो है वह थोड़ी सी उसके अंदर जो कपड़े रखे बेतरतीब, मतलब ऊपर नीचे हो गए, ढंग से नहीं है, उसे ढंग से रख दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। अब पिताजी ने काम सौंपा, अलमारी ठीक हो गई, लेकिन पिताजी ने उनसे पूछा तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे वे कुर्ते। मैं बोला वो कुर्ते भला, कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। मतलब वो कुर्ते थोड़े थोड़े फटे हुए थे इधर उधर से, तो मैंने माँ को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया अक्टूबर का महीना। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, जाड़े मतलब ठंडी के दिन होंगे, तब ये काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा। देखो इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी किस प्रकार उन्हें उस चीज़ की अहमियत पता है। देखो इसमें आगे बताया गया है क्यों वो ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि इधर उधर से जो थोड़े फटे हैं, थोड़े से ख़राब हुए हैं, अगर ऊपर से मैं क्या पहन लूँगा, कोट पहन लूँगा या स्वेटर डाल लूँगा, तो वो दिखाई नहीं देंगे। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं। वो कौन से कपड़े पहनते थे, खादी के। और खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं बच्चों, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम का है, मतलब एक एक सूत का हमें अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए। तो अब समझ में आया क्यों वो कुर्ते को रखने के लिए कह रहे थे, कि उसका अच्छे से हम बहुत अच्छे तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या पहनते हैं और किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था क्या पहनते हैं और कितनी किफ़ायत से, मतलब बचाव से, जितना ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा नहीं। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। यहाँ पर लेखक बता रहे अगर उस वक्त पिताजी उनको कहते कि वो कपड़े खादी के हैं, खादी से हमें प्यार करना चाहिए, तो शायद ही लेखक को समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने कितने सुंदर तरीके से उन्हें समझाया। आगे वो कहते हैं अम्मा बताती हैं, अब एक और उनका उदाहरण दिया है। अम्मा बताती हैं हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, शादी में चढ़ावे के नाम पर कितने ग्राम के गहने आए थे। 5 ग्राम के कौन से गहने, सोने के गहने आए थे। शादी ब्याह होती है, जब लेखक की माँ थी उनकी जब शादी हुई थी, तो उस वक्त चढ़ावे के रूप में गहने, साड़ियाँ, ये सब चढ़ाई जाती है, मतलब दिया जाता है। तो उनको क्या आए थे, 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन जब वह विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। लेकिन जब वो अपने ससुराल आए तो मुँह दिखाई में उन्हें बहुत सारे गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। घाटा लगा मतलब कुछ नुकसान हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। लेखक की माँ कहती हैं कि एक बात ऐसा था कि शादी के वक्त तो मुझे ज़्यादा गहने नहीं मिले थे, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो मुझे गहने मिले थे। और तुम्हारे चाचा जी को एक घाटा लगा, मतलब कुछ नुकसान हुआ था, और उसमें उनको उनके गहने दे दिए उन्होंने बिना किसी झिझक के। देखो एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। पर
सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया ही रख लिया। क्या रखा बच्चों? ये क्वेश्चन आता है। टीका, नथुनी और बिछिया, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? मतलब उस वक्त जब उन्होंने गहने मांगे तो लेखक की माँ को थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे गहने देने हैं, क्योंकि वो प्रसन्न है, हस्बैंड है मेरे पास, तो मुझे गहनों की क्या ज़रूरत है। ये सोचकर उन्होंने अपने गहने दे दिए। और उस वक्त तो उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने पूछा कि अगर तुम कहीं जाओ, मिर्ज़ापुर जाओगी, शादी ब्याह है, कुछ पड़ेगा, तो सब पूछेंगे तुम्हारे गहने कहाँ हैं, तो क्या कहोगी? तो लेखक की माँ ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहे अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बापूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसी में अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। मतलब लेखक के पिताजी को दुख हुआ कि मैं इतना सुख तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं इनके पास जो गहने थे वो गहने भी मैंने ले लिया। तो उनकी माँ ने क्या जवाब दिया? हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता न करें। यहाँ पर लेखक की माँ ने असल गहना किसे कहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा है। समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी से। समझ में आया बच्चों? इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? ईमानदारी की प्रतिमूर्ति से इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति के कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण होते हैं। अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पाठ देखा। बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार हो सकते हैं? इस प्रकार, अपने पिता के निजी काम करते समय लेखक की भावना क्या? 2 बॉक्स, गर्व अनुभव करना, और क्या? काम की अधिक मात्रा और गुणवत्ता को लेकर दोनों भाई में क्या लग जाती थी? होड़ लग जाती थी। अगला प्रश्न क्या होगा? लेखक के पिता के अनुसार फटे हुए कुर्तों का उपयोग परीक्षा में आ सकता है, तो क्या है? जाड़े के दिनों में कोट के नीचे पहनने के काम में आना, और दूसरा, कुर्तों के कपड़ों से रुमाल बनाकर काम में लाना। आगे है, खादी के कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन क्या था? 2, इन्हें बिनने वाले बड़ी मेहनत से बनाते हैं और इनका एक एक सूत काम में आना चाहिए। और ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इस प्रकार के प्रश्न है। पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता। शुरुआत में ही दिया था, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता क्या थी? सरलता, ईमानदारी, परदुकातरता, सच्चाई, ये थी उनकी स्वभावगत विशेषता। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। पाठ में प्रयुक्त गहने क्या थे? 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी, बिछिया। और बच्चों कितने लोग लिखते हैं कि स्वयं शास्त्री जी। ठीक है, तो यह है पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। इस प्रकार आगे का प्रश्न क्या है? लेखक के पिताजी ने पत्नी से यह कहा, क्या कहा? तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था। दूसरा, मैं तुम्हें आराम नहीं दे सका। तीसरा, उल्टे तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। इस प्रकार के प्रश्न। और बच्चों, इससे रिलेटेड स्वमत भी आ सकता है। अब एक प्रश्न ऐसा है, दिए गए गहनों के बारे में लेखक की माँ का विचार क्या था? दिए गए गहनों के बारे में कोई चिंता नहीं, समय आने पर वह फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, दुख सुख सदा ही लगा रहता है। जैसे 4 बॉक्स आया बच्चों, तो 2 मार्क्स के लिए आया। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। और उसके उत्तर इस प्रकार, लेखक के पिता द्वारा उनकी माँ से गहने मांगने का उद्देश्य। लेखक के पिता ने उनकी माँ से गहने मांगने का क्या उद्देश्य था? दुनिया की मुसीबतों दूर करना और मनुष्य की मजबूरियाँ खत्म करना। ये इम्पोर्टेंट हुआ है बच्चों। अब आगे, इन्हें घाटा लगा था। किसे घाटा लगा था? लेखक के पिताजी के चाचा को।
या लेखक के चाचा। इसमें ये बताया गया है कि लेखक के पिताजी के चाचा को। नेक्स्ट है परिच्छेद में आए महापुरुष का नाम, गांधी जी। तीसरा, परिच्छेद में प्रयुक्त एक शहर का नाम, मिर्जापुर। लेखक की माँ विदा होकर यहाँ आई थी, कहाँ आई थी? रामनगर आई थी। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, और स्वमत भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो पाठ है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और इससे संबंधित क्या प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं बच्चों, इसे अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। अगले कालांश में फिर मिलेंगे अपने एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।